जो दूसरा लिया जा सके, एक के प्लेस पर जो दूसरा लिया जा सके या एक के प्लेस पर जो दूसरा हो, कहा जाएगा दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्विवेलेंट। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्विवेलेंट है। यहाँ पर ध्यान रखना, आपके पास एक पेन है, आपके पास क्या है, एक पेन है जिसका दाम 10 रुपये है। कितना है? आप मार्केट में गए पेन परचेज करने, दुकानदार से पूछा कि आप मुझे एक पेन दे दो, उसने दिया भी। आपने पूछा कि इसका दाम कितना है, उसने कहा 10 रुपये है। तो आप 10 रुपये लेके गए, आपने उसको 10 रुपये दिया और उसने आपको क्या दिया, एक पेन दिया। एक क्या दिया, पेन। तो जहाँ पर आपकी 10 रुपये की नोट हुआ करती थी, अब वहीं पर एक क्या है, पेन है। यहाँ पर डिजिट आपने जो लिखा है, संख्या जो लिखा है वो 1 लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है, 10। 1 और 10 आपस में बराबर नहीं है। 1 और 10 आपस में बराबर नहीं है, लेकिन एक पेन 10 रुपये के इक्विवेलेंट बराबर नहीं है। इक्विवेलेंट और बराबर दोनों अलग वर्ड है। बराबर 1 और 10 कहाँ बराबर है, इक्विवेलेंट है। ये तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि बराबर शब्द यूज नहीं करेंगे। मतलब हमने क्या कहा कि एक के प्लेस पर जो दूसरा लिया जा सके, तो आपने एक 10 रुपये की नोट की जगह पर आपने क्या रख लिया है, एक पेन रख लिया है। तो कहा जाएगा कि दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट के बराबर तो नहीं। अभी और क्लियर करेंगे आपको इसको, ठीक है। अभी इसका आशय आपको हम समझा रहे हैं। यहाँ पर एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, जिसका इक्विवेलेंट मास होता है 8। क्लोरीन है, इक्विवेलेंट मास होता है 35.5, और हाइड्रोजन है, इक्विवेलेंट मास होता है 1.008। ये इक्विवेलेंट मास है। एक और चीज बता दें, जब भी कोई चीज, दो चीज जुड़ेंगे या रिएक्ट करेंगे, हमेशा इक्विवेलेंट के टर्म में रिएक्ट करेंगे। अगर एक सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास एक बार जुड़ा है, तो दूसरे का भी इक्विवेलेंट मास एक बार ही जुड़ेगा। 2 बार जुड़ा है तो अगला भी कितनी बार जुड़ेगा, 2 बार जुड़ेगा। 3 बार जुड़ा है तो अगला कितनी बार जुड़ेगा, 3 बार। ऐसा नहीं हो सकता कि एक का इक्विवेलेंट मास एक बार लो और दूसरे का आप 3 बार ले लो, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब इक्विवेलेंट हमेशा बराबर लिए जाएंगे। चलो भी देख रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दो। तो अब हम लोग बात करते हैं अगर इक्विवेलेंट में, तो यहाँ पर एक और हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है, 24, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 ग्राम। अगर ले दें तो दोनों साइड में ग्राम आ जाएगा, इधर भी ग्राम आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा, ग्राम। तो यहाँ पर हम ग्राम लिख ही देते हैं, यहाँ पर भी ग्राम लिख देते हैं। अब यहाँ पर जो 16 है, 16 ग्राम है, इसमें 8 कितनी बार है, 8 कितनी बार है, 2 बार। तो यहाँ पर इसका मतलब ये ध्यान देना, 8 2 बार है। इसका मतलब 8 क्या है, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास है। 8 क्या है, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास है। तो ऑक्सीजन का ये इक्विवेलेंट मास है, कितनी बार लिया गया है, 2 बार लिया गया है। तो हमने कहा कि अगर एक सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास अगर आप एक बार ले रहे हैं, तो दूसरे का भी एक बार लेंगे। एक का अगर आपने 2 बार लिया है, तो अगले का भी आपने कितनी बार लेना है, 2 बार। तो इसका मतलब यहाँ पर मैग्नीशियम का भी इक्विवेलेंट मास कितनी बार लेना चाहिए, 2 बार। इसका मतलब यहाँ पर 2 लिख दें, तो किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि ये 24 हो जाए, क्या देखें, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास है और ये किसका है, मतलब मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास है, और दोनों का इक्विवेलेंट मास कितनी बार लिया गया है, 2 बार। एक दूसरा एग्जांपल लेते बेटा, MgCl2 क्या लेते हैं, MgCl2। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है, 24। Cl का एटॉमिक मास कितना है, 35.5। कितनी बार Cl है, 2 बार। ये एटॉमिक मास है, और संयोग से यही इक्विवेलेंट मास भी है। संयोग से ही क्या
है? इक्विवेलेंट मास में है। यहाँ पर ध्यान रखा 35.5 इंटू 2, मतलब इसका इक्विवेलेंट मास 2 बार लिए हो। इसका भी इक्विवेलेंट मास में कितनी बार लेना होगा? 2 बार। कितनी बार लेना होगा बेटा? 2 बार। यहाँ 2 हटा दिया जाए तो इसका मतलब अगर 12 ग्राम मैग्नीशियम क्लोरीन से रेट करे तो कितने क्लोरीन की जरूरत होगी? 35.5 ग्राम। 12 ग्राम अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रेट करे तो कितने ऑक्सीजन की जरूरत होगी? 8 ग्राम। 12 ग्राम मैग्नीशियम 8 ग्राम ऑक्सीजन से रेट कर रहा है। 12 ग्राम मैग्नीशियम 35.5 ग्राम क्लोरीन से रेट कर रहा है। आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, भविष्य में डॉक्टर भी बनेंगे, डॉक्टर को देखे भी होंगे, सामना भी हुआ होगा। कई बार आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है या नहीं? जैसे आप मान लो जब डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी पेशेंट को दिखाने आप जाते होंगे, गए भी होंगे, आप क्या किए? डॉक्टर के पास गए और बताया अपनी प्रॉब्लम, उन्होंने कुछ दवा लिख दिया। अब आप पर्चा लेके कहाँ जाते हैं? मतलब मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, तो वहाँ पर 2 कंडीशन क्रिएट होती है। एक तो ये कि जो पर्चा को डॉक्टर ने लिखा था उसी के अकॉर्डिंग मेडिकल स्टोर वाला आपको दवा दे देगा। जैसा लिखा था आपको दे दिया, आप लेके चले गए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि कई बार वो मेडिकल स्टोर वाला कहता है भैया ये दवा तो हमारे पास नहीं है, इसके बदले आप ये दवा ले लो, दोनों दवाएं एक ही हैं, फार्मूला अंतर है, काम एक ही करती है। अब आप लोगे या नहीं लोगे तो आपकी मर्जी है, या कैसी ज़रूरत है उस पर डिपेंड करेगा आप लोगे या नहीं लोगे। मान लो आपको भी मालूम है क्या लेना है, ले ही लिए। अब वही एग्जाम्पल यहाँ पर ले लें। आपको मालूम है कि मैग्नीशियम से ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, आपको ये भी मालूम है कि मैग्नीशियम से क्लोरीन रिएक्ट करता है। आप परचेज करने गए 12 ग्राम मैग्नीशियम से ऑक्सीजन को रिएक्ट कराना था, तो दुकानदार से क्या कहते हैं? कितना ऑक्सीजन दे दो? 8 ग्राम कहते हैं, नहीं कहते? भैया हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है, यही कहते ना। अब वो कह रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, आप हमसे कह रहे हो क्लोरीन ले लो। आपको मालूम है कि हाँ क्लोरीन भी रिएक्ट करेगा, तो आप तैयार भी हो गए क्योंकि आपको मालूम है रिएक्ट करेगा। अब आप बताओ उससे कितना क्लोरीन मालूम है? हाँ 8 ग्राम। कितना मालूम है? 35.5 ग्राम। तो क्या 8 ग्राम और 35.5 ग्राम बराबर है? तौलों के बराबर निकलेगा? बराबर नहीं निकलेगा। लेकिन चूंकि 8 ग्राम ऑक्सीजन की जगह पर आपने 35.5 ग्राम क्लोरीन लिया है, तो कहा जाएगा कि 8 ग्राम ऑक्सीजन 35.5 ग्राम क्लोरीन के इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट और बराबर में डिफरेंस समझ में आ गया? बराबर का मतलब आप तराजू पे रखो, दोनों बराबर हो जाए, बराबर हो गया। तो इधर 8 ग्राम है, इधर 35.5 ग्राम है, ठीक है, बराबर तो नहीं है। लेकिन चूंकि जहाँ पर 8 ग्राम ऑक्सीजन जो काम कर रहा था, अगर क्लोरीन आप लेंगे तो वही काम क्या करेगा? 35.5 ग्राम क्लोरीन करेगा। इसलिए आप कहेंगे कि 35.5 ग्राम क्लोरीन 8 ग्राम ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट का मतलब समझ आ गया। और कहानी नहीं दिखा रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप 11th के ट्वेल्थ में तो हो नहीं डिफिनेशन, और ठीक है सीधे फार्मूला बता रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। इसकी मीनिंग हमने आपको समझा दिया। अब इसका और ये मतलब हुआ वहाँ से नेक्स्ट करके पे करता है, स्टोर भी होता है। चलिए स्टोर हो रहा है जी सर। चलिए ठीक आगे ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जैसे 8 ग्राम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये O2, ये 35.5 ग्राम क्लोरीन, और ये क्या बेटा 1.008 ग्राम हाइड्रोजन है, ये H2 है। और ये क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट मास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट मास कहलाएगा। और हमें
हमेशा किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास ही होता है। इसका मतलब ऑक्सीजन के 8 ग्राम से जो मास जुड़ेगा वो निश्चित रूप से क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट मास कहलाएगा। तो चाहे जुड़े या रिप्लेस कर दे, चाहे जुड़े या रिप्लेस कर दे, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट मास। यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा इक्विवेलेंट मास का, यहाँ पर ऑक्साइड मेथड, क्या लिखेंगे, ऑक्साइड मेथड। ऑक्साइड मेथड में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, यहाँ पर मास ऑफ मेटल, मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू क्या हो जाएगा, E इनटू क्या हो जाएगा, E। यहाँ पर ध्यान देना था, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, यहाँ पर मास ऑफ मेटल, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन मिलीलीटर एट SPP। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5600। यहाँ पर फ्लोराइड मेथड, फ्लोराइड मेथड, यहाँ पर बेटा इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, मास ऑफ मेटल, मास ऑफ क्लोरीन। फार्मूले में क्या करें, 35.5 या इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, मास ऑफ मेटल, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन इन मिलीलीटर एट SPP, यहाँ पर 11,200। यहाँ पर बेटा हाइड्राइड मेथड, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, मास ऑफ मेटल, मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू 1.008 और इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, मास ऑफ मेटल, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इन मिलीलीटर एट SPP, यहाँ पर 11,200। अच्छा SPP ध्यान दो, इसको क्या कहेंगे, मास ऑफ मेटल, तो मेटल का भार, क्लोरीन का भार मास का तो क्या हो जाएगा, भार, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ध्यान दो बेटा, यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो किससे मल्टीप्लाई की हो, 5600 से। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई की हो, 11200, यहाँ पर 11200। एक चीज और आप जान लो, यहाँ पर नोट करके आपको बता दें कि मॉलिक्यूलर, यहाँ पर 1 मोल पढ़ाएंगे आगे, या 1 मॉलिक्यूलर मास। 1 मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास एक बार लो, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22400 मिलीलीटर एट SPP। मतलब किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास अगर आप ले रहे हो तो SPP पर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 22,400 मिलीलीटर। इस फार्मूले से ध्यान देना बेटा, इस फार्मूले से जो मास है, मॉलिक्यूलर मास है, उसको आप वॉल्यूम में कन्वर्ट करोगे, या जो वॉल्यूम है उसको किस में कन्वर्ट करोगे, मास में कन्वर्ट करोगे। मतलब अगर मास और वॉल्यूम को एक दूसरे में कन्वर्ट करना है, एक्सचेंज करना है, तो आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हो, ठीक है। फटाफट लिख लो तो आगे बढ़ जाए। ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये क्यों लिखे हैं और यहाँ पर 11,200 क्यों लिखे हैं, बस ये बताना चाह रहे हैं जल्दी से।
हाँ यहाँ पर ध्यान दो, तो हम लोग लिखेंगे आई यहाँ पर 32 ग्राम O2 है जो इसका मॉलिक्यूलर मास है, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 22400 मिलीलीटर। तो 1 ग्राम O2 कितना हो जाएगा 22,400 बटे कितना बेटा 32। तो यहाँ पर 8 ग्राम कितने बराबर हो जाएगा, इसको अगर साफ करो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कितना आ गया। इसीलिए 8 ग्राम की जगह हम लोग क्या लिखते हैं 5,600 लिखते हैं। इसी तरह से बेटा यहाँ पर ये हो गया ना, यहाँ पर आगे 71 ग्राम क्लोरीन, इसका मॉलिक्यूलर मास है कितना भैया, कितना मिलीलीटर। तो यहाँ पर 1 ग्राम क्लोरीन बराबर कितना हो जाएगा 22,400 बटे कितना बेटा 71, तो 35.5 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कितना मिलीलीटर आ जाएगा। इसका आपका ऑप्शन में ना कि वहां पर 11,200 ग्राम था कि भैया और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बताना है इसको, चलो आगे फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ फॉलोइंग मेटल। फाइंड equivalent mass of metal in following compound। दिए गए कंपाउंड में आप मेटल का इक्विवेलेंट मास फाइंड करें। ध्यान बेटा MgO Al2O3 Fe2O3 ZnO MgCl2 AlCl3। ध्यान रखना यहाँ पर इक्विवेलेंट मास फाइंड करेंगे तो इक्विवेलेंट मास क्या लिखेंगे, मास ऑफ मेटल मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू क्या 8। कैसे मालूम चला कि आप वही फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर क्या बोला दिख रहा है ऑक्सीजन, इसका तो ऑक्सीजन वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना बेटा 24, ऑक्सीजन का 16, फार्मूले में क्या है 8, यहाँ पर कितना आ गया 12। यहाँ पर इक्विवेलेंट मास अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर फार्मूला आपका वही हो गया, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होगा 27 और 2 बार एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन का बेटा है 3 बार और एटॉमिक मास कितना है 16। फार्मूले में क्या लिखना पसंद कर रहे हो 8, 8 2 जा 16, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया 9। यहाँ पर इक्विवेलेंट मास लिख रहे हो तो कितना बेटा आयरन है 2, एटॉमिक मास होता है 56, यहाँ पर 3 into 16, फार्मूले में है 8, तो ये 8 2 जा 16 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया, कितना 18.66। यहाँ पर इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल जिंक कितना बेटा 65, ऑक्सीजन कितना 16, फार्मूले में 8 2 आ जाएगा 32.5।
यहाँ पर इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कौन सा फार्मूला लगाओगे? क्लोरीन वाला। मास ऑफ क्लोरीन इनटू बेटा 35.5। यहाँ पर क्या लिख रहे हो? मैग्नीशियम का 24, यहाँ पर 2 इंटू 35.5, यहाँ पर ऑलरेडी 35.5 है, ये 12 आ गया। यहाँ पर क्या लिखोगे बोलो? इसका टर्न मास 27, 3 इंटू 35.5, यहाँ पर भी 35.5, कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 9। अगला क्वेश्चन है .4 ग्राम मेटल on reaction with dilute acid, on reaction with dilute acid replaces 2240 milliliter H2 gas at STP. Find equivalent mass of metal. कौन सा फार्मूला लगाएंगे? कितना मिलीलीटर हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस किया है तो क्या हो जाएगा? कौन सा फार्मूला? WM, यहाँ पर V H2 in milliliter and STP, यहाँ पर कितना बेटा? अब यहाँ पर क्या करेंगे? 2.4 था, 2240, यहाँ पर 11, 200, ये साफ करोगे ऊपर 5 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। आगे मतलब बताओ यार इतना सर चले आगे चलो आगे अगला क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे वाला बच्चा थोड़ा सा नीचे वाला बच्चा बैक कर दीजिए सर वही बैक कर दीजिए तो यहाँ पर इधर देखें यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखिए a metallic oxide
32% ऑक्सीजन। Find equivalent mass of metal. A metallic oxide has 32% oxygen. Find equivalent mass of metal. यहाँ पर ना बेटा मेटेलिक ऑक्साइड में क्या क्या है, मेटल और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर W मेटेलिक ऑक्साइड कितना मान रहे हो? 100 क्यों माना? क्योंकि परसेंट है, जिसमें ऑक्सीजन कितना है? कितना भैया? 32। तो मेटल कितना हो जाएगा? 100 माइनस 32 तो कितना हो जाएगा? 68। यहाँ पर इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा बेटा? Wm, यहाँ पर WO2 इनटू कितना भैया? 8। तो यहाँ पर 68/32, यहाँ पर फार्मूले में 8, ये 4 आ गया और ये कितना आ गया? 17 आ गया। अगला क्वेश्चन, किलोग्राम मेटल ऑन हीटिंग इन एयर forms 5.6 gram 5.6 gram metallic oxide. Find equivalent mass of metal. ठीक है? Find equivalent mass of metal. तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा Wm कितना है? 4। WMO कितना है? 5.6। WO2 कितना हो जाएगा? 5.6 minus 4 that is beta 1.6। इक्विवेलेंट मास क्या लिखना पसंद करोगे? WM WO2 into क्या? 8। तो WM कितना बेटा? 4 है। ये कितना? 1.6 और ये है 8। ये नीचे आ जाएगा 0.2 और दशमलव हटाएंगे ऊपर आ जाएगा 0.40/2। कितना आ गया बेटा? 20। ये थर्ड क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे एक और क्वेश्चन। A metallic oxide has 40% oxygen. Find percentage of chlorine when it forms chloride. इस क्वेश्चन का मतलब एक और इधर ध्यान शुरू करें। क्वेश्चन का मतलब समझो, एक मेटालिक ऑक्साइड है जो 40% ऑक्सीजन रखता है। मतलब मेटालिक ऑक्साइड में मेटल और ऑक्सीजन होगा, मतलब उस कंपाउंड में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? 40। अगर वही क्लोराइड जो मतलब बनाए क्लोरीन से जुड़े तो उसके क्लोराइड में क्लोरीन कितना परसेंटेज होगा? कितना परसेंट होगा? देखते हैं, ठीक है? तो ये चीज आपको बताना है। ये क्वेश्चन लिख चुके हैं, आगे बढ़ाना है फिर? चलो चलो, तो यहाँ पर ध्यान रखना W मेटालिक ऑक्साइड कितना होगा?
40 into 8 क्या आ जाएगा 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा 12। अच्छा अब ध्यान देना, इधर हम लोग थोड़ा सा इधर आते हैं लोग, एक दूसरा एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH, तो अगर आपसे कहा जाए कि NaOH में मतलब ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है, तो पहले टोटल मास ले लो, या किसी भी यहाँ पर टोटल मास कितना जाएगा, सोडियम का टोटल मास कितना 23, ऑक्सीजन का बेटा 16 और H का 1, तो मास ऑफ या NaOH अगर लिखा जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 23 प्लस 16 प्लस कितना हो जाएगा 40। अब 40 ग्राम में ऑक्सीजन कितना है 16, तो 8 में कितना हो जाएगा, तो 100 में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखो, तो यहाँ पर ये 4 और कितना जाएगा 40, कितना परसेंट हो गया। और अब ये जो फार्मूला आपने बनाया ध्यान देना बेटा, इसको आपने यहाँ पर सॉल्व किया इस फार्मूले से, तो ये क्या है मास ऑफ ऑक्सीजन है 16 क्या है मास ऑफ ऑक्सीजन, और 40 क्या है मास ऑफ टोटल मास, टोटल मास कितना था 40, तो ये मास ऑफ ऑक्सीजन एक टोटल मास इनटू क्या हो जाएगा 100, तो इसका मतलब जिसका परसेंटेज निकालना है उसका मास अपॉन टोटल मास इनटू क्या हो जाएगा 100, ये फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हमें ऑक्सीजन का भी मास पता था और टोटल मास भी पता था, लेकिन जो मेटालिक क्लोराइड है उसमें टोटल मास पता है नहीं, फार्मूला ही नहीं पता, तो कैसे पता होगा। हाँ लेकिन इतना पता है जहाँ पर अभी आप जहाँ से शुरू किए हैं, और ये लाइन आपको केमिस्ट्री की मतलब बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री की एकदम बेस लाइन है कि जब भी कोई दो चीज जुड़ेगा तो उसके इक्विवेलेंट समान रूप से जुड़ेंगे, तो उसके इक्विवेलेंट क्या होंगे समान रूप से जुड़ेंगे। लाइन बताया कि नहीं। अब मेटल का इक्विवेलेंट कितना है, कितना है 12, और ऑक्सीजन का सॉरी क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास कितना है 35.5, तो दोनों का इक्विवेलेंट मास जोड़ने हियर या नाउ यहाँ पर ध्यान बेटा, ये इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटालिक क्लोराइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पर ध्यान बेटा इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन, दैट इज कितना 12 प्लस 35.5, दैट इज बेटा 47.5, ये हो गया ना। अब तो मास पता चल गया नहीं मेटालिक क्लोराइड का, तो अब यहाँ पर परसेंटेज ऑफ क्लोरीन क्या लिखोगे, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन बोलो, यहाँ पर मास ऑफ क्लोरीन, यहाँ पर टोटल मास इनको क्या लिखने वाला रहेगा 100, तो कितना हो जाएगा 35.5 47.5 इनको क्या लिखना पसंद कर रहे हो 100। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हमें लगता है 74.8% के आसपास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 74.8%। एक होमवर्क आपको लिखना है, वही क्वेश्चन रिपीट कर डालो, जहाँ 40% था वहाँ पर 32% करो, बस वही सेम क्वेश्चन रिपीट कर लो।
जहाँ पर ऑक्सीजन 40% था वही 32% करो बस, बाकी से वही क्वेश्चन है, वही पूछा भी गया है। रिपीट कर दूं, मेटालिक ऑक्साइड है 32% ऑक्सीजन, मेटालिक ऑक्साइड है 32% ऑक्सीजन। फाइंड परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इफ इट फॉर्म्स क्लोराइड। ठीक है, तो 32% करोगे। चलो अब इसको रिमूव करें। चलो बेटा, अब हम लोग ये यहाँ तक पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी, बेसिसिटी को हिंदी में क्षारकता कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो भी वैल्यू नीचे होगी उसको स्मॉल एन मानेंगे, जो भी वैल्यू नीचे होगी उसको क्या मानेंगे, मतलब एन फैक्टर बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे एसिड का एन फैक्टर क्या है, एसिड का एन फैक्टर, तो आप कहेंगे बेसिसिटी। क्या है? बेसिसिटी, हिंदी में क्षारकता। हिंदी वाले बोलेंगे, इंग्लिश वाले इसको मतलब नहीं, ठीक है। तो उसको हिंदी में क्षारकता बोलेंगे। बेसिसिटी या क्षारकता का क्या मतलब हुआ, किसी भी एसिड से जितने H+ निकल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन। किसी भी एसिड से जितने H+ निकल सकते हैं वे क्या कहलाएंगे, क्षारकता। जितने दिखेंगे सब निकल जाएंगे। एक आध एक्सेप्शन है, HCl में बेसिसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय कितना, 1। मॉलिक्यूलर मास सभी लोग निकाल लेंगे ना, एटॉमिक मास जोड़ देंगे, H का 1 और Cl का 35.5, तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा बेटा, 36.5/36। यहाँ पर H2SO4, यहाँ पर इक्विवेलेंट मास, बेसिसिटी कितना, 2, 98/2, कितना भैया, 49। H2C2O4, इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। क्या नाम है, ऑक्जेलिक एसिड। इक्विवेलेंट मास में क्या लिखना पसंद करो बेटा, मॉलिक्यूलर मास बाय 2, 90/2, दैट इज 45। ये H2C2O4 2H2O है, क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड। यहाँ पर क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट मास, मॉलिक्यूलर मास बाय 2, 126/2, 63। यहाँ पर बेटा ये H3PO4, यहाँ पर इक्विवेलेंट मास, मॉलिक्यूलर मास, बेसिसिटी क्या बता रहे हो, 3, तो 95/3, 98/3। यहाँ पर देखिएगा, इधर देखना, H3PO3, इसका नाम क्या है, फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड, ध्यान रखना बेटा। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, अगर ऑक्सीजन 1 कम हो जाए तो एक बदल जाएगा अस में। क्या माना है, फास्फोरस एसिड। इक्विवेलेंट मास क्या लिखोगे, 2, मॉलिक्यूलर मास बाय 2, 82/2, दैट इज 41। यहाँ पर H3PO2, इक्विवेलेंट मास क्या लिखो बेटा, मॉलिक्यूलर मास बाय 1, दैट इज 66/1, यहाँ पर 66। एक चीज आपको बता दें, इधर ध्यान दो सब लोग, अगर एसिड किसका है, फास्फोरस का, किसका है, तो जितने ऑक्सीजन है उससे एक H कम निकलेगा, मतलब बेसिसिटी उससे 1 कम होगी। कितने ऑक्सीजन हैं, 4, तो कितने निकलेंगे, 3। कितने हो गया, तो कितना निकलेगा, 2। कितने हैं, 2, तो कितना निकलेगा, 1। मतलब फास्फोरस के एसिड में वही हाइड्रोजन निकलेगा जो ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, और एक ऑक्सीजन हमेशा ऐसा होगा जिससे हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, एक से नहीं जुड़ेगा। मतलब एक ऑक्सीजन बिना हाइड्रोजन के होगा,
तो इसका मतलब 4 हैं तो कितने जुड़े होंगे 3 निकलेंगे। यहाँ पर भैया 3 है तो एक ऑक्सीजन नहीं बल्कि 2 से जुड़ा है तो 2 निकलेंगे। यहाँ पर 1 निकलेगा। हाँ, क्योंकि आप लोग अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो कर ही रहे हो तो यहाँ पर थोड़ी सी बात हमें और बतानी पड़ेगी। यहाँ पर ध्यान देना बेटा H4P2O6 5, हालांकि केमिकल बॉन्ड में पढ़ाते हैं H4P2O5, यहाँ पर H4P2O5, यहाँ पर बेसिसिटी 2 है, यहाँ पर H4P2O6, यहाँ पर H4P2O7, यहाँ पर N की वैल्यू 4 है और यहाँ पर N की वैल्यू कितना है। अब वो चीज केमिकल बॉन्ड पढ़ाएंगे, डायग्राम बना के बताएंगे। तो यहाँ पर फास्फोरस वाले केस में पहले समझो, इन जनरल हम लोग यही बोलते हैं जितने ऑक्सीजन है उससे एक H कम निकलेगा, एक H क्या होगा कम निकलेगा। लेकिन अगर हम लोग यही माने रह जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक H कम निकलने वाला कॉन्सेप्ट है उस एक तब हम लोग लागू करेंगे जब एक ही फास्फोरस होगा। जब क्या होगा एक ही फास्फोरस होगा। तो बाकी एक एक्सेप्शन और बन रहा था, उसको भी हमने क्या किया बता दिया। एक एक्सेप्शन ये भी बन रहा था, इसको बता दिया। तो कुल मिला के 3 एक्सेप्शन है। ध्यान देना बेटा 3 एक्सेप्शन है, एक यहाँ पर एक, ये 2 और ये 3, ये तीनों याद करना है। इन तीनों को अगर हम याद कर लिए तो इसके बाद ये बोल देंगे जो भी हाइड्रोजन दिखेगा वो क्या होगा निकल जाएगा। एक और चीज आपको बताना चाहेंगे, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान रखना H3PO3 है, क्या दिया इसका नाम है आर्थोबोरिक एसिड। क्या नाम बेटा आर्थोबोरिक एसिड। इसकी बेसिसिटी, एक बार आईआईटी में बेसिसिटी पूछी गई थी कि बेसिसिटी होती कितना है, आंसर है 1। दूसरी बार फिर से आईआईटी में ही पूछा गया था कि हाउ इट्स बेसिसिटी इज 1, इसकी बेसिसिटी 1 कैसे है। और तीसरी बार ये जब मेडिकल के एग्जाम अलग अलग होते थे बोर्ड वाइज, तो छत्तीसगढ़ पीएमटी में पूछा गया था कि which statement is correct about H3PO3, कौन सा स्टेटमेंट H3PO3 के बारे में सही है। तो पहला क्वेश्चन की बेसिसिटी कितना है 1, दूसरा क्वेश्चन बेसिसिटी 1 कैसे है। ध्यान देना बेटा बोरान, इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो बोरान के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोशन में 3, और ये 3 ऑक्सीजन से शेयर किया तो इसके पास कितने हो गए 6, कितने हो गए 6। अभी बोरान से पूछो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बोरान क्या कहेगा 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ध्यान रखना आपके कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अच्छा HCl एसिड है या नहीं है, कितने लोग कहेंगे है, आप नहीं बोलोगे, आप हाथ नहीं उठा, आप ये पीछे। अगर हम कह रहे हैं एसिड नहीं है, हम कह रहे हैं एसिड नहीं है, तो दोनों सही बोल रहे हैं, दोनों गलत बोल रहा है, कोई एक गलत बोल रहा है, मतलब एक सही बोल रहा है। हाँ मतलब आप इनडायरेक्टली कह रहे हो कि आप सही बोल रहे हो। हाँ आप भैया HCl एसिड है या नहीं है, है। तो हम कह रहे हैं नहीं है, आप क्यों करते ये तो क्यों एसिड है, क्यों एसिड है, बात नहीं एसिड क्यों है H+ देता है, क्यों एसिड है H+ देता है। मान लो आपके पास बहुत पैसा है और आप दान करने निकले हो, कोई लेने वाला मिला ही नहीं, तो दानी कहलाओगे, कहलाओगे।
बहुत पैसा है और सोच के निकले बाद दान करके लौटेंगे, लेकिन कोई मांगने वाला आपसे मिल नहीं रहा है तो आप दानी कहलाएंगे नहीं। HCl एसिड है भी और नहीं भी। कैसे भैया है, अगर कोई उसका H+ ले लेगा तब तो एसिड है, और नहीं लिया तो एसिड नहीं है। अब HCl को आप वाटर में डाल दो तो वाटर को H+ की जरूरत है, ले लेगा तो वाटर में एसिड है। लेकिन अगर उसी HCl को बेंजीन में डाल दो तो बेंजीन को H+ की जरूरत नहीं है। मतलब वही HCl बेंजीन में एसिड नहीं है, वही HCl बेंजीन में एसिड नहीं है। बात है ना? तो हम अचानक क्यों यहाँ पहुँच गए कि HCl एसिड है या नहीं, वही चीज़ बताना था हमें। हम लोग इन जनरल वाटर को क्या मानते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट मान लेते हैं। क्या मानते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वाटर में डाल के देखते हैं, तो इसको भी फिर कहाँ डालेंगे, वाटर में। कहाँ डालेंगे? वाटर में डालेंगे। तो यहाँ पर ध्यान बेटा, ये वाटर का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये इसको एक लोन पेयर की जरूरत है। ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको ऐसे दे देगा और दे देगा, तो फिर अब ये जुड़ जाएगा इससे, और जुड़ेगा तो फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो फाइनली ये प्लस हो जाएगा और ये OH क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर कितने OH जुड़े हैं बोरान से, एक OH, दो OH, तीन OH, और एक और OH जुड़ गया तो अब कितने OH हो गए, चार OH। कितने OH हो गए, चार OH। ये हो गया माइनस और ये हो गया H+। जब IIT में पूछा गया था तो इसका दूसरा क्वेश्चन का आंसर है कि हाउ इट्स बेसिसिटी इज 1, इसकी बेसिसिटी 1 कैसे है। तो समझ में आ गया कैसे है, तो जरूरी नहीं कि IIT पूछा गया तो अपना पूछा जाए, ठीक है। तो इसकी बेसिसिटी 1 कैसे है पता ले जाओगे कैसे 1 है। और तीसरा स्टेटमेंट जो पूछा गया था छत्तीसगढ़ के अंदर जो आप बता रहे थे कि व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट H3BO3, कौन सा स्टेटमेंट H3BO3 के बारे में सही है। तो ध्यान देना, जो H+ देता है उसको आर्सेनियस एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्सेनियस एसिड, या आप ट्रांसडोरी एसिड भी कह सकते हो। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट में यह एसिड किसको कहते हो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो ये बोरान इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहा है। इसका मतलब कैसा एसिड हुआ, लुईस। कैसा एसिड हुआ, लुईस, लेकिन वीक एसिड है। तो ये मतलब H3BO3 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्या भैया, H3BO3 इज वीक मोनोबेसिक। मोनोबेसिक क्यों, क्योंकि यहाँ एक H+ निकला है, लुईस एसिड। ये स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। H3BO3 इज वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड। तो 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जब भी पूछे जाएंगे 3 में से फिर कोई रिपीट किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमारी आपकी हो गई। एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाह रहे हैं। अभी आपसे कहा गया कि H3PO4 की बेसिसिटी कितना है, आपने क्या कहा, 3। क्या है, 3। एक क्वेश्चन है, इन गिवन रिएक्शन रिएक्शन लिखो। Basicity of H3PO4 is, ऑप्शन में देते हैं 1, 2, 3, D, none। भैया कौन 2 बोल रहा है, या तो 3 बोल रहे थे, आप 2 कितने लोग बोलेंगे, 3।
कोई नहीं, दिस इज स्टेज 2। क्यों भैया? कितने एज थे? 3। कितने निकले? यहाँ पर अभी एक एज बचा हुआ है ना, निकला कितना? 2। भाई आपके पास मान लो बहुत पैसा है, मांगने वाला भी पहुंच रहा है, लेकिन आपने जितना दान किया उतना ही माना जाएगा कि आपने दान किया, कि जितना था वो मान लो एक सब आप दान कर दोगे। हाँ, विशेष परिस्थिति में पहुंचे, विशेष परिस्थिति दे सकते हो। तो ये तो क्षमता थी कि आपकी 3 दे सकते थे। क्षमता क्या थी? 3 दे सकते थे। जब कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की गई तो आप 3 दे सकते थे, लेकिन जब कंडीशन आ गई देने की तो आपने दिया कितना? 2। तो जितना दिया वही माना जाएगा। तो बेसिसिटी 3 होती है। बेसिसिटी कितना होती है? 3। लेकिन आपने दिया कितना है? 2। तो 2 दिया है तो बेसिसिटी 2 होगी। ठीक है, ये चीज सारी गलत है। चलो बेटा, इक्विवेलेंट मास ऑफ फेस, यहाँ पर एसिडिटी, अगर आपसे बेस का n फैक्टर पूछा जाए तो क्या बोलोगे? एसिडिटी, हिंदी में अम्लता। एसिडिटी क्या है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। तो कितने OH माइनस आप रिप्लेस कर सकते हो? ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, जो दिखता है निकल जाता है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। NaOH, क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और भी करते हैं इसको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसको आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी करते हो। मिल्क ऑफ क्या करते हो? मैग्नीशिया। इन दोनों, ध्यान दो, इन दोनों का एक साथ आप यूज करते हो। कहां पर? यूज्ड एज एंटासिड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंटासिड? एंटी एसिड। एंटासिड का मतलब एंटी एसिड, एसिडिटी को दूर करने में, एसिडिटी को दूर करने में। जब अलग अलग एग्जाम होते थे मेडिकल के, तो एम्स में एक बार पूछा गया था तो व्हिच पेयर इज यूज्ड एज एंटासिड? आंसर में दिस पेयर। इस पेयर का यूज आप किसके रूप में करेंगे? एंटासिड के रूप में करेंगे। यहाँ पर एसिडिटी क्या होगी बेटा? 1 होगी। मॉलिक्यूलर मास बाई 1, 40/1, 40। यहाँ पर क्या लिखना पसंद करो बेटा? 58/2। अब अगर यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है आप लोगों को कि डायरेक्टली कैसे लिख दे रहे हैं, तो ध्यान रखो ये एटॉमिक मास जोड़ के लिख रहा है। जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 होता है, ऑक्सीजन का 16 और H का 1, तो 16 1 17 34 और 24 कितना हो जाएगा? 58। उसी तरह से यहाँ पर 17 51 और 27 कितना हो जाएगा? 78। कितना हो जाएगा बेटा? 78। 78/3 कितना बेटा? 27। ठीक है। यहाँ पर अगला इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास अगर आप लिखोगे तो यहाँ पर लिखोगे मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये A2B3 एक साल्ट ले रहे हैं। पहले तो ध्यान दो, यहाँ कोई चार्ज है नहीं, तो चार्ज देखेंगे कैसे? तोड़ के। कैसे देखेंगे बेटा? और तोड़ना आपको बता दें, ध्यान देना, ये डिजिट क्या लिखी गई? एक के बाद में 2।
तो जो डिजिट बाद में होती है वो पहले आ जाती है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2a, और जो दूसरे के बाद में है वो पहले के ऊपर चार्ज बन जाएगी, मतलब यहाँ पर b के बाद में 3 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ट्रिपल प्लस। अब इसी तरह से अगले के बोलो b के बाद में क्या है 3, तो क्या लिखेंगे भैया 3b, और यहाँ पर a के बाद में क्या है 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट मास अगर लिखना चाहें हम लोग तो क्या लिखेंगे बेटा, मालिक पर मास कितना, टोटल पॉजिटिव चार्ज 3 है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किया गया है 6, नेगेटिव चार्ज कितना है 2 लेकिन 3 से मल्टीप्लाई किया है 6, तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मालिक पर मास बाय 6। इसको आगे बढ़ाएं। तो अब A2 B2 कोई B3 कोई कंपाउंड तो है नहीं, ये है नहीं, मान लेते कोई कंपाउंड है, तो इसलिए मालिक पर मास इसका नहीं बता पा रहे हैं, इसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं। यही बात है। हाँ चलिए चलो यहाँ पर देखो बेटा ax by है, तोड़ो सभी लोग इसको, ax by Na2CO3 Na2SO4 Al2SO4 thrice, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा XA Y प्लस और क्या भैया YB X माइनस YB X माइनस। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, इक्विवेलेंट मास, मालिक का मास क्या करोगे XY, क्या लिखोगे XY। यहाँ पर कैसे तोड़ोगे, सोडियम के बाद में 2 है। अच्छा एक और चीज बता दें, ये CO3 क्या है, एक पूरा ग्रुप है, CO3 पूरा एक क्या है ग्रुप, ऐसा नहीं 3 को लाके यहाँ पहुंचा लो, CO3 के बाद में कुछ नहीं है, CO3 के बाद में तो CO3 मतलब यहाँ पर इसका मतलब 1 डालेंगे जहाँ पर 1 प्लस आ जाएगा, और कुछ नहीं है तो CO3 के पहले कुछ लिखेंगे नहीं, यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या हो गया 2 माइनस। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट मास क्या आ जाएगा, मालिक का मास यहाँ पर क्या है 1 प्लस लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किया और 2, यहाँ पर 2 माइनस, तो कितना आ गया बेटा 106/2 दैट इज 53। यहाँ पर 2 सोडियम, सेम देखो इसी तरह से ये SO4 पूरा एक ग्रुप है, SO4 के बाद में कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पर 1 प्लस आ जाएगा, SO4 के बाद में कुछ नहीं है मतलब इधर 1 है, तो यहाँ पर SO4 के पहले 1 तो लिखते नहीं है, यहाँ पर 2 माइनस हो जाएगा इक्विवेलेंट मास। यहाँ पर मालिक पर मास बाय कितना हो जाएगा 2, तो 142/2 दैट इज 71। यहाँ पर मेरा 2 एल्युमिनियम, ये 3 यहाँ पर आके प्लस 4 बन जाएगा, 3SO4 यहाँ पर 2 क्या है डबल माइनस, यहाँ पर इक्विवेलेंट मास मालिक पर मास बाय कितना लिखें बताओ, कितना लिखें बेटा 6। ठीक है, अगला इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास हो जाएगा बेटा, यहाँ पर
आयनिक मास डिवाइड बाय चार्ज आयनिक। यहाँ पर ध्यान दो, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका आपको फिजिक्स में भी जरूरत पड़ेगी, जैसे सिल्वर, इसका फिजिक्स में भी जरूरत पड़ेगी, केमिस्ट्री में पड़ता ही है। कितना भैया, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 108/1। अब आप कहोगे यहाँ पर तो आयनिक मास लिखा गया है, यहाँ पर एटॉमिक मास बोल रहे हो, तो ये जो चार्ज है अगर हटा दिया जाए तो एटम बन जाएगा कि नहीं? ये चार्ज को हटा दिया जाए क्या बन जाएगा? एटम। और चार्ज रहे या न रहे उससे कोई मतलब है नहीं, कोई एटॉमिक मास इसको आयनिक मास मानेंगे। यहाँ पर बोलो जिंक डबल प्लस, इसकी भी जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में भी, 65/2, एटॉमिक मास 65 होता है। और किस मेटल की जरूरत पड़ेगी? कॉपर डबल प्लस 63/2। और किस मेटल की जरूरत पड़ेगी? एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस, कितना बेटा? 27/3, 9। ये कुछ मेटल है जो जरूरत पड़ेगी, इसको कहते हैं कार्बोनेट आयन। यहाँ पर कितना जाएगा? 60/2। ये 60 कैसे? वही एटॉमिक मास जोड़ेंगे, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, यहाँ 48, 12, 4। कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन कितना भैया? 62/1। इधर देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर फॉस्फेट आयन क्या लिखें? 95/3, 31.66। Cl माइनस क्या कहोगे? क्लोराइड आयन 35.5/1, 35.5। For Cl2 gas also ऑक्साइड आयन 16, 8। For O2 also, इसका क्या मतलब हुआ? ध्यान रखना, अगर कोई क्लोरीन गैस का पूछ ले तब भी, ऑक्सीजन गैस का पूछ ले तब भी, ऑक्साइड आयन का पूछे तब भी, और ऑक्सीजन गैस का पूछे तब भी। लिख लो। आगे प्रोसीड करें। आगे देखिएगा, इक्विवेलेंट मास बाय कन्वर्जन मेथड। मास बाय कन्वर्जन मेथड, कन्वर्जन के द्वारा। यहाँ पर जाने का, यहाँ पर W1, यहाँ पर W2, यहाँ पर E प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ फर्स्ट एनायन, यहाँ पर भैया E प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ सेकंड एनायन। ध्यान देना बेटा, इधर आ दो, ये जैसे इधर आ दो, ये मान लो कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसको हीट किया जाए, ध्यान देना, इसको पढ़ोगे क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, पहला एनायन क्या है? तोड़ो
इसको तोड़ोगे ये डबल प्लस ये डबल माइनस। तो पहला आयन क्या है कार्बोनेट, दूसरा आयन क्या है ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लिखना है तो यहाँ पर कार्बोनेट का मास लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का मास। देखो कैल्शियम यहाँ पर भी है ना, कैल्शियम यहाँ पर, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। यहाँ पर इक्विवेलेंट मास ऑफ फर्स्ट आयन मतलब कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास, और यहाँ पर किसका बेटा ऑक्साइड का। चलो क्वेश्चन लिखा जाए। 1 ग्राम मेटेलिक कार्बोनेट on heating gives 0.56 gram metallic oxide. Find equivalent mass of metal. Find equivalent mass of metal. तो ध्यान रहे बेटा, इधर देखो फॉर्मूला आपका यही है, कितना हीट किए हो 1, कितना बना है 0.56, यहाँ पर E। पहला एनायन क्या है मेटेलिक कार्बोनेट CO3 डबल माइनस, और दूसरा आयन क्या है ऑक्साइड। तो कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है CO3 डबल माइनस, और इसका इक्विवेलेंट मास अभी बताया थे 60/2 दैट इज 30। ऑक्साइड का बेटा 16/2 दैट इज 8। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 30, यहाँ पर E प्लस 8। आगे सॉल्व कर लोगे ना, यहाँ पर ये हम आंसर लिखे हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे सॉल्व करोगे, अब ये भी काम करेगा ना। यहाँ पर क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर E प्लस क्या हो जाएगा 8, यहाँ पर E सॉरी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0.560 प्लस 0.56 into 30, तो 0.56 प्लस ये हो जाएगा 16.8। आपको 2 होमवर्क लिखना होगा, इसको लिख लो 2 होमवर्क। भैया कोई दिक्कत क्या बताओ, क्या बताओ कहाँ समस्या है, समझ नहीं आ रहा है? अरे कहीं समझ में आ रहा है बताओ, नहीं आ रहा बताओ, उसको बताएं फिर। यहाँ पे ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई क्रिया पूरा कर रहे हैं, मतलब इसको यहाँ पे लाके गुणा किए, इसको यहाँ पे ले जाके गुणा किए। तो जब इसको यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.56, और इसी से इसको भी गुणा करेंगे, ये देखो गुणा किए हैं, और इसका गुणनफल इतना आ गया, और ये आई यहाँ पर इसको 1 ही मान सकते हो, क्या मान सकते हो 1 लिखा नहीं होता, इसलिए हमने लिखा नहीं। अब इसको आप इधर लाओगे कि ये 1 से घटेगा तो दशमलव क्या हो जाएगा 4, और ये घट गया तो इतना हो गया। तो नहीं समझ आएगा तो पूछोगे नहीं, फिर ऐसे बैठे हो और सबका एक का चेहरा देख के जरा किसको समझ में आया, देखा
मेरा भी आता है लेकिन ये टाइम होता है। चले आगे, चलो चलो होमवर्क पेपर दो। 1 ग्राम मेटालिक नाइट्रेट on reaction with sulfuric acid gives कितना बेटा 0.86 ग्राम मेटालिक सल्फेट Find equivalent mass of metal। ये एक क्वेश्चन हो गया और दूसरा होमवर्क में 2 ग्राम मेटल ऑन रिएक्शन with H2SO4 gives 4.5 gram metallic sulfate। Find equivalent mass of metal। अच्छा घर से करके लाओगे लेकिन ओरली ये बता दो थोड़ा सा। W1 कितना बेटा 1 W2 0.86। पहला एनाइन क्या है नाइट्रेट जिसका इक्विवेलेंट मास 62 बताया गया O3 माइनस और दूसरा सल्फेट फार्मूला SO4 डबल माइनस इक्विवेलेंट मास 48 बताया थे। यहाँ पर पहला W1 कितना है W2 4.5। पहला एनाइन क्या है H2SO4। यहाँ पर भी एनाइन बोले थे पहला एनाइन है ही नहीं मेटल है ना। यहाँ पर ध्यान दो यहाँ मेटालिक नाइट्रेट का रिएक्शन कराए थे तो मेटल एक पार्ट है नाइट्रेट दूसरा पार्ट है तो नाइट्रेट एनाइन है। यहाँ पर किसका रिएक्शन कराया हो मेटल। यहाँ पर एनाइन है ही नहीं है तो मतलब पहला एनाइन नहीं है तो पहला एनाइन नहीं है तो इसका मतलब उसका इक्विवेलेंट मास 0 लिखेंगे E+0 और दूसरा एनाइन क्या है सल्फेट तो अपान क्या हो जाएगा E+48 साल कर लेना आ जाएगा। दोनों बनाइए। चलिए अगला। अरे ठीक है टाइम हो गया अभी थोड़ा और। यहाँ पर इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड ये लास्ट हेडिंग है ऑक्सीडाइजिंग एंड रेड्यूसिंग एजेंट। कंपटीशन वाले बच्चे टाइम देख के नहीं पढ़ते बेटा। ये तो स्कूल वाले पढ़ते हैं टीचर को किसी तरह झेल रहे हैं ठीक है तो हो गया टाइम। चलो बाबू इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रेड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर हम बेटा बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे बस जो फार्मूला लिखे का एग्जांपल देंगे। क्यों ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे ये टॉपिक डिटेल में कवर करेंगे जब आपको रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाएंगे ठीक है। तो आप कहोगे कि जब डिटेल में वहाँ कवर करना तो हम नाम क्यों ले रहे हैं। नाम इसलिए ले रहे हैं कि आपको कम से कम मालूम हो कि तरीका ये भी है। दूसरा कुछ एकाध एग्जाम्पल में यहाँ पर दे रहे हैं वो बार बार हमें रास्ते में मिलते रहेंगे तो इसलिए हल्का सा बता दे रहे हैं ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला पहले हो जाएगा बेटा। यहाँ पर इक्विवेलेंट मास यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर ध्यान होगा कि MnO4 का नाम क्या है पोटेशियम परमैंगनीज।
और K2MnO4 का क्या नाम है? पोटेशियम डाई KMnO4 का क्या नाम है? पहले जो लिखेंगे पोटेशियम मैग्नेट होगा, पर मैग्नेट होगा। तो पहले चाहे जो लिखते हैं क्योंकि आप लोग एक रटे रहते हो। ये होता है तो KMnO4 क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट। K2MnO4 क्या है? पोटेशियम मैग्नेट। ये क्या है? पोटेशियम मैग्नेट नहीं, पर नहीं, पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट ये है। ध्यान रखना बेटा, इसका इक्विवेलेंट मास हम लोग लिखते हैं E इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 5। यहाँ पर E मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 1, E मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 3। यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास इसका होता है 158 बाय 5, 31.6। यहाँ पर बराबर m हो जाएगा, बराबर 158 हो जाएगा। यहाँ पर 158 बाई 3, यहाँ पर 52.6। यहाँ पर ध्यान दो, सीधा ध्यान दो। यहाँ पर क्या है? 5 से डिवाइड किए हो तो ये यहाँ पर ये n फैक्टर है। आपको पता है कि जिस वैल्यू से डिवाइड करोगे वही क्या होगा? n फैक्टर। ये एसिडिक मीडियम में। अगर आपसे कोई पूछे KMnO4 का n फैक्टर एसिडिक मीडियम में क्या होगा? 5। ठीक है, बेसिक मीडियम में 8 और न्यूट्रल मीडियम में इसका अलग अलग मीडियम में इक्विवेलेंट मास अलग अलग आएगा। अगर यूज करना है तो जहाँ पर एसिडिक मीडियम होगा वो m/5 वाला यूज करोगे। बेसिक मीडियम अगर दिया है तो m/1 वाला यूज करोगे। न्यूट्रल दिया है तो m/3 वाला यूज करोगे। लेकिन अगर ज़्यादा ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो ज़्यादातर ये बेसिक मीडियम वाला पूछता है। ऑप्शन में ये आप पहला ऑप्शन है, दूसरा है, तीसरा इस तरह से, तो ज़्यादातर न्यूट्रल मीडियम वाला पूछता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहे कि KMnO4 का एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना होता है? कितना होता है? जिस वैल्यू से डिवाइड किया हो। बेसिक मीडियम में चेंज कितना होता है? 1, न्यूट्रल में 3। एक और बताएंगे बस, K2Cr2O7, इसका नाम क्या है बेटा? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या नाम इसका बेटा? इक्विवेलेंट मास। अच्छा, पोटेशियम डाई मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय यहाँ पर 6 हो जाएगा। इसको रट ले रहना बस, इसको भी रट लेना है, इसको भी रट लेना। कुछ चीज रटना है, कुछ समझना है, आगे जब मिलेगा तो आप समझोगे। यहाँ पर ये क्या है बेटा? एसिडिक मीडियम में। कहाँ पर भैया? एसिडिक मीडियम में। अगर अच्छा, और एक बार ये पूछा गया था इंजीनियरिंग का एग्जाम जब अलग अलग होता था, ये जॉइंट नहीं थे तो AIEEE होता था, उसमें पूछा गया था कि व्हाट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ K2Cr2O7 इन आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। इन आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा? तो ध्यान देना बेटा, ये आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है ये एसिडिक मीडियम में ही होता है। तो इनडायरेक्टली दोनों चीज जानना चाहता है, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन किस मीडियम में होता है, आपको मालूम है या नहीं? अगर है तो आप बता देंगे फिर कहाँ पर होता है? एसिडिक मीडियम में। और एसिडिक मीडियम में अगर होता है तो उसका इक्विवेलेंट मास होगा वही होगा। तो एसिडिक मीडियम में होगा और कहाँ पर होगा? आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में होगा। हाँ, अगर आपसे कोई कहे कि बेसिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में चेंज ही नहीं होता। बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता, इसलिए इसका जो इक्विवेलेंट मास है बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में नहीं होता। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, भाई आप